हेलो दोस्तों, कैसे हैं हम सभी दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम डन पर। मेरा नाम शोभित है दोस्तों, और आज मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर के साइंस के कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ। इससे पहले दोस्तों मैंने आपके लिए पॉलिटी के क्वेश्चन लेके आया था, जिसमें मैंने हाई कोर्ट के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में और आपके जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं उनके बारे में बताया था क्वेश्चन के माध्यम से। दोस्तों अगर आप यूपीएससी, ईपीएफओ, सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साइंस के क्वेश्चन। अब मैं दोस्तों आपके लिए साइंस के क्वेश्चन इसमें कंबाइन सभी कर लिए हैं। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ईपीएफओ, सीडीएस, एनडीए, सीपीएफ के अंदर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी के सभी मैंने इकट्ठे कर लिए हैं, और सबको मैं क्वेश्चन सीरीज वाइज लेके आता रहूँगा, पार्ट वाइज इसको लेके आता रहूँगा। अब दोस्तों इस लेक्चर में, ये पहला लेक्चर है, इस लेक्चर में मैं डिस्कस करूँगा फिजिक्स के और केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आपके अपने पहले क्वेश्चन के बारे में। और पहला क्वेश्चन दोस्तों क्या पूछ रहा है, निम्न में से एक धातु ठंडे पानी से हाइड्रोजन पैदा करती है, वो कौन सी धातु है आपको बतानी है। चांदी है, सोडियम है, तांबा है या फिर लोहा है। इसका जो आंसर है दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सोडियम ऐसी धातु है जो ठंडे पानी से जब वो क्रिया करती है तो हाइड्रोजन पैदा करती है। वहीं इनमें दोस्तों और भी कुछ ऐसी धातु हैं, जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है और हाइड्रोजन है, सीजियम है। ये ऐसी धातु हैं दोस्तों, जब ये ठंडे पानी से क्रिया करती हैं तो ये हाइड्रोजन पैदा करती हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से एक धातु ऑक्सीजन, पानी और एसिड के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती, वो कौन सी धातु है आपको मुझे बतानी है। सोडियम है या फिर कॉपर है या फिर इसमें आयरन है या फिर एयू यानी सोना है। इसका जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सोना एक ऐसी धातु है जो पानी और एसिड के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है। इसमें कुछ और भी ऐसी धातु हैं, जैसे सिल्वर है, गोल्ड है और प्लेटिनियम है। ये दोस्तों ऐसी धातु हैं जो पानी और एसिड के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती हैं। अब मैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैग्नीज इज एक्सट्रैक्ट बाय हीटिंग मैग्नीज डाइऑक्साइड विद एल्युमिनियम पाउडर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द रिएक्शन इज करेक्ट। इसका जो आंसर है आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। अब मैं इसको हिंदी में ही पढ़ देता हूँ। मैग्नीज एल्युमिनियम पाउडर के साथ मैग्नीज डाइऑक्साइड को गर्म करके निकाला जाता है। प्रतिक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्या ये प्रतिक्रिया एंथोथर्मिक है, क्या ये प्रतिक्रिया यानी कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है, या फिर मैग्नीज का जो उत्पादन है ठोस के रूप में होता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी, मैग्नीज एल्युमिनियम की तुलना से अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। इसका जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो मैग्नीज होता है वो उत्पादन ठोस के रूप में होता है। अब इसका बात करते हैं दोस्तों, यह अधिक प्रतिक्रियाशील एल्युमिनियम है जो मैग्नीज को विस्थापित करता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब हम मैग्नीज डाइऑक्साइड को एल्युमिनियम के पाउडर के साथ गर्म करते हैं तो एल्युमिनियम पाउडर एक मजबूत अपचायक के रूप में कार्य करेगा। ये है दोस्तों इसकी एक्सप्लेनेशन, ध्यान रखनी है। अब दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें क्या कहा गया है, ब्लू कार्बन क्या है। ब्लू कार्बन, आपने दोस्तों कार्बन का नाम सुना होगा, जैसे कोयले के अंदर कार्बन मिलता है। कार्बन एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी मिल सकता है, मतलब आपके अंदर भी कार्बन है। कार्बन दोस्तों ऐसी चीज है जो हमारी पृथ्वी के, हमारे इकोसिस्टम में कहीं ना कहीं हमेशा मौजूद रहती है। अब दोस्तों जो कार्बन डेटिंग के नाम से आपने सुना होगा, जैसे किसी की वर्ष की, किसी की उम्र का एज का पता लगाना है, या फिर किसी स्टोन का पता लगाना है किसकी एज कितनी है, तो कार्बन डेटिंग के माध्यम से उसका पता लगाया जाए, क्योंकि उसके अंदर दोस्तों कार्बन मौजूद होते हैं। अब दोस्तों ब्लू कार्बन भी एक ऐसी चीज है, ऐसा ऐसा सिस्टम है, इसको भी बारे में आपको पता होना चाहिए। इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, महासागर और तटीय परिस्थितिकी तंत्र द्वारा इसको एब्जॉर्ब कर लिया गया, क्या वो ऐसा कार्बन है। कार्बन वन बायोमास और कृषि मिट्टी में अनुक्रमित होता है। ऑप्शन नंबर सी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में कार्बन जारी रहता है। ऑप्शन नंबर डी, वातावरण में मौजूद कार्बन, क्या वो ब्लू कार्बन है। अब इसका जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कार्बन कैप्चर बाय ओशन एंड कोस्टल इकोसिस्टम। जब दोस्तों आप कार्बन सुनते होंगे, जैसे जब कोयले को जलाते हैं और बिजली उत्पन्न करते हैं तो कोयला जब जलता है तो कार्बन प्रोड्यूस होता है, कार्बन बड़ी मात्रा में निकलता है, जिसको आप CO2 भी कहते हैं, जिसको कार्बन डाइऑक्साइड भी कहते हैं। दोस्तों कार्बन जो ऑक्साइड होती है वो जब उसको वो इन्वायरमेंट में फैलती है तो जो कोस्टल एरिया होता है और जो हमारे ओशन होते हैं, ये ऐसे सिस्टम होते हैं, इसको कार्बन को एब्जॉर्ब करते हैं। इसी को कहा जाता है दोस्तों ब्लू कार्बन। ध्यान रखना है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कार्बन का जो सिंबल होता है वो C होता है और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 6। कार्बन इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एलिमेंट फाउंड इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। कार्बन इज कंसिस्टेंटली साइकिल बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एट द एटमॉस्फेयर। ध्यान रखना है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब कार्बन जो दोस्तों मैंने आपको बताया
कोस्टल के पास, और हमारे जो मरीन इकोसिस्टम है जैसे मैंग्रोव है और जो टेंडल है और जो हमारे ग्रास होते हैं, जो सी ग्रास होते हैं, उनके माध्यम से दोस्तों कार्बन को एब्जॉर्ब किया जाता है, उनको अपने अंदर समाहित किया जाता है, तब जाके वो उसको कहा जाता है ब्लू कार्बन। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई होगी बात। अब दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ये क्वेश्चन दोस्तों पूछे गए हैं आपसे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको ध्यान रखते चलना है। इनमें से कौन सा दोस्तों एक रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है, ध्यान रखना है। इनमें कौन सा है, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, नाभिकीय ऊर्जा है, या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक है। इसका जो आंसर है आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसका जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नाभिकीय ऊर्जा। न्यूक्लियर एनर्जी दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत नहीं आती है। ये दोस्तों ये सभी की सभी रिन्यूएबल एनर्जी है, जैसे हाइड्रो एनर्जी है, विंड एनर्जी है यानी कि पवन ऊर्जा है, सोलर एनर्जी है, टिंडल एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी है, बायोमास एनर्जी, ये सभी की सभी दोस्तों ये आपकी रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत आती हैं। ध्यान रखनी है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कन्फ्यूजन करके आपसे नाभिकीय ऊर्जा के बारे में जैसे सवाल पूछा है ऐसे भी आगे पूछ सकता है। अब दोस्तों मैं बात करता हूं, निम्न में से कौन सी एक चमकदार वस्तु नहीं है, यानी कि जो ऐसी वस्तु जो अपने आप चमकती हो वो होती है दोस्तों चमकदार। यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए लुमिनस ऑब्जेक्ट, क्या वो सूर्य है, क्या वो प्रेक्सिमस सेंटोरी है, बृहस्पति है, एल्फा है, या सेंटोरी है। इसका जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों जुपिटर एक ऐसा ग्रह है जहां पर गैसेज पाए जाते हैं, जैसे बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन और हीलियम होती है, वहां पर सबसे बड़ी मात्रा में दोस्तों गैसेज उत्पन्न होती है। लेकिन दोस्तों सूर्य के ऊपर भी जो हाइड्रोजन होती है वो हाइड्रोजन इकट्ठा होकर क्या बन रही है, हीलियम बन रही है। लेकिन जो बृहस्पति है दोस्तों वो गैसों का एक ग्रह है, वो अपने आप नहीं चमकता है, इसी को कहा जाता है दोस्तों ये एक लुमिनस ऑब्जेक्ट नहीं है। ध्यान रखना है दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जब एक सफेद प्रकाश की किरण को पानी से भरे एक खोखले प्रिज्म पर गिराने के लिए बनाया जाता है, यह 7 संघटक यानी कि 7 रंगों में टूट जाता है। निम्न में से किस रंग का अधिकतम विचलन कौन होता है। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, इसको आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। विच ए व्हाइट लाइट बीम इज मेड टू फॉल ऑन ए हॉलो प्रिज्म फाइल with water is break into 7 constituent color, which one of the following color suffer the maximum angle of deviation। क्या रेड है, वॉयलेट है, ग्रीन है, ऑल सफर बाय इक्वल अमाउंट ऑफ डेविएशन। इसका जो आंसर है दोस्तों वो है बैंगनी, यानी कि बैंगनी का जो प्रकाश का जो संघटन होता है उसका अधिकतम विचलन होता है, यानी कि उसका रंग होता है वो सबसे ज्यादा होता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं दोस्तों। आपने विबजोर का नाम सुना होगा, जो आप इंद्रधनुष को देखते होंगे। जैसे इंद्रधनुष होता है वो दोस्तों कभी भी दिन में 12 बजे में नहीं होता है, क्योंकि जब वो सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही होती हैं वो कभी भी नहीं बनता है, वो बनता है शाम के टाइम लगभग 4 बजे के बाद में विबजोर बनता है। दोस्तों विबजोर की जो फुल फॉर्म होती है वॉयलेट और ब्लू और शाइन, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। दोस्तों अगर इसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है तो वहीं उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, अगर इसकी वेवलेंथ कम होती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। तो वॉयलेट एक ऐसा कलर है जिसका जो वेवलेंथ होती है वो कम होती है लेकिन फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, तभी ज्यादा ये सबसे ज्यादा चमकदार होता है। ध्यान रखना है दोस्तों, विबजोर के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है और कभी ना कभी आपसे वेवलेंथ के बारे में यानी कि इसकी तरंग दैर्ध्य के बारे में और इसकी आवर्ती के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। अब दोस्तों मैं बात करता हूं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन एक ऐसी धातु है ऑक्साइड आमतौर पर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है। कॉपर ऑक्साइड है, एल्युमिनियम ऑक्साइड है, पोटेशियम ऑक्साइड है, या कैल्शियम ऑक्साइड है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल ऑक्साइड डज नॉट यूजुअली रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इसका क्वेश्चन का जो आंसर है आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। अब इसका जो आंसर है दोस्तों वो है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड दोस्तों एक ऐसी धातु है जो इसके साथ हाइड्रोक्साइड के सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कभी भी प्रतिक्रिया नहीं करती है। ध्यान रखना है दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक दूध वाला दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिला देता है, जिससे दूध का जो पीएच होता है वो बढ़ जाता है। क्या होता है, या वो अक्षारीय हो जाता है, या फिर वो कमजोर अक्षारीय हो जाता है, वो प्रबल अम्लीय हो जाता है, या फिर कमजोर अम्लीय हो जाता है। ए मिल्क मैन एड्स ए स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू मिल्क, दिस मेक द पीएच ऑफ मिल्क। दोस्तों पीएच क्या होता है,
पीएच होता है दोस्तों, पीएच जब किसी पदार्थ की अक्षारीय या फिर अम्लीयता का प्रकृति का पता लगाया जाता है उसको पीएच कहते हैं। ये पीएच एक स्केल होता है दोस्तों। जैसे कि दूध के अंदर अभी इसने क्या, एक दूध वाले ने, एक दूधिया ने उसमें सोडा मिला दिया, यानी कि बेकिंग सोडा मिला दिया। बेकिंग सोडा से दोस्तों जो दूध होगा वो अधिक लंबे समय तक रह सकेगा, क्योंकि अगर उसमें बेकिंग सोडा ना मिलाते तो क्या होता दोस्तों, वो जल्दी से खराब हो जाता। अब इसकी जो टाइम की लिमिट बढ़ा दी गई है बेकिंग सोडा मिलाकर। इसमें दोस्तों आप इसका क्वेश्चन का आंसर दीजिए। स्ट्रॉन्ग एल्काइन हो जाएगा दूध, क्या फिर वीकली एल्काइन हो जाएगा, फिर स्ट्रॉन्गली एसिड हो जाएगा या फिर वीकली एसिड हो जाएगा। इसका जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्ट्रॉन्गली वो एल्काइन हो जाएगा, यानी कि जोरदार अक्षारीय हो जाएगा, जिससे कि प्रबल अक्षारीय भी आप इसको कह सकते हैं। प्रबल अक्षारीय से दोस्तों अब दूध कभी भी खराब नहीं होगा, मतलब कभी भी का तो नहीं हो कह सकता, लेकिन दूध की जो जो खराब होने की जो टाइम लिमिट है वो आगे बढ़ जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखना है। अब मैं दोस्तों इसके पीएच के बारे में बात करता हूँ। पीएच विलयन किसी की अम्लता या अक्षारता की एक माप है। इसे द्रवीभूत हाइड्रोजन आयनों की गतिविधि के सहलग्नों के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। हाइड्रोजन आयन के गतिविधि गुणांक को प्रयोगात्मक रूप से नहीं मापा जा सकता, इसलिए दोस्तों इसको पीएच के स्केल पर मापा जा सकता है। ठीक है, अब ये जो पीएच स्केल है इसको ध्यान रखना है। जो 0 से लेकर और 7 पे तो दोस्तों उदासीन होता है। 7 का जो पीएच स्केल होता है वो पानी का होता है। वहीं अगर 8 का माने जाए या फिर 6 के और 7 के बीच में माना जाए, मैंने आपको अभी बताया मिल्क का है और वाटर का है, 5 का कॉफी का है। अगर आप ऊपर बढ़ते जाएंगे 14 तक जाएंगे, जैसे ड्रीन क्लीनर है, साबुन है, ब्लीच है और मैग्नीशिया है, एमोनिया है। ठीक है, ये दोस्तों ये होते हैं अक्षारीय, और इधर के होते हैं जो रेड कलर में है वो होते हैं अम्लीय। जितने ज्यादा इधर को जाते जाएंगे वो अम्लीय होते जाएंगे, और इधर को आप 7 से ऊपर जाएंगे तो वो अक्षारीय होते जाएंगे। ठीक है, अक्षारीय को आप ठोस भी कह सकते हैं और अम्लीय को ज्यादा अम्लीय भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना है। इसमें क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जैसे स्टोमच के अंदर वो जो बाइल एसिड होता है उसमें कौन सा कितना पीएच मान होता है उसका, और जो HCl एसिड होता है उसका कितना पीएच मान होता है, ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे जाते हैं, आगे आने वाले समय में जरूर पूछे जाएंगे। अब दोस्तों मैं बात करता हूं अपने आज के जो लेक्चर, जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं, वैसे तो इसमें फिजिक्स के और केमिस्ट्री के मैंने आपके लिए क्वेश्चन कराए हैं, और आगे आने वाले समय में दोस्तों मैं कुछ बायोलॉजी के क्वेश्चन भी लेके आऊंगा, साथ ही साथ फिजिक्स के केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन लेके आऊंगा। अब दोस्तों पहले तो मैं फिजिक्स की बात कर लेता हूँ कि फिजिक्स क्या होती है। फिजिक्स में आपको पता होना चाहिए, अगर आप साइंस बैकग्राउंड के नहीं हैं तो आपको फिजिक्स के बारे में थोड़ी सी भी नॉलेज होगी, तो आप जितने भी अगर यूपीएससी, CAPF या फिर CDS की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जानना जरूरी है। फिजिक्स क्या है दोस्तों, हीट, लाइट, फोर्स, मैग्नेटिज्म और इनर्शिया, फ्रिक्शन, ग्रेविटी, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी, इन्हीं सभी का दोस्तों अध्ययन होता है फिजिक्स के अंदर। फिजिक्स दोस्तों इन सब चीजों की छोटी इकाई की माप को दर्शाता है। जैसे कि एटम है, एटम एक अणु के माध्यम से आप किसी भी एटम की, किसी भी परमाणु की, उसकी प्रकृति के बारे में पता लगाते हैं। उसकी, जैसे कि आपने एक एटम के बारे में जरूर सुना होगा, जो परमाणु बम भी आपने देखा होगा दोस्तों, वो एक सबसे छोटी इकाई को लेकर चलता है, फिजिक्स ही उसको कहा जाता है। वैसे पदार्थ के बारे में भी आपने सुना होगा, पदार्थ की जो दोस्तों आज के समय में 5 अवस्था है। हीट के बारे में आपने सुना होगा, लाइट के बारे में दोस्तों आगे आने वाले समय में मैं आपको बताऊंगा लाइट क्या होती है। फोर्स के बारे में आपने जरूर सुना होगा, बल्ब वगैरह। तो ये दोस्तों ये होता है फिजिक्स। अब आपने एक और आपने टेबल देखी होगी जिसको कहते हैं दोस्तों मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल, जिसको मेंडलीव की आवर्त सारणी भी कहते हैं दोस्तों। इसके अंदर जो मेटल है, इनके अंदर जो मेटल है, जैसे धातु हैं, उपधातु हैं, यानी कि नॉन मेटल है और मेटल है, ये दोस्तों इनको इनके क्रम के, इनकी गुणवत्ता के आधार पर इसको इसमें रखा गया है दोस्तों। ये एक मेंडलीव जो हैं, ये एक वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने इनके जो धातु होती हैं, इनके जो जो गैसेज होते हैं, उनको इनकी गुणवत्ता के आधार पर इस टेबल में रखा गया है। जैसे आप देखेंगे जो एल्काइन मेटल है वो पहले कलर में है, और जो एल्कलीन अर्थ है, बेसिक मेटल है और हैलोजन है और नोबल गैस है, नॉन मेटल है, ये सभी के सभी दोस्तों जो मेटल रखे गए हैं एक आवर्त सारणी में रखे गए हैं, और सभी के इनके बारे में भी आगे आने वाले समय में अध्ययन करूंगा। और ये आपस में जब ये क्रिया करते हैं कितनी ज्यादा प्रबल होती है, अक्षारीय होती है, ये केमिस्ट्री का पार्ट है दोस्तों, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे आने वाले समय में दोस्तों साइंस का जितना भी मैं आगे जो क्वेश्चन लेके आऊंगा वो उसमें सभी के सभी ये चैप्टर भी डिस्कस करूंगा दोस्तों। मुझे आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करनी होगी कि प्लीज़ चैनल को जरूर सपोर्ट करिए, जिससे कि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलते रहे दोस्तों। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।